डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट जो है हमारे पास सेल वॉल थी, उसके बारे में डिस्कशन की थी कि अब हम जो है वो डिस्कशन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सेल वॉल में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। जो हमारे पास थर्ड टॉपिक हमारा आता है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और द प्रोमिनेंट पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी कुछ हो रहा है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस की गाइडेंस की वजह से होता है। ठीक है, एक सरबराह होता है घर का, तो जो सेल का जो सरबराह है वो कौन है, वो न्यूक्लियस है आप लोगों के पास। ये किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया है। ये सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना जानता है और ये कंट्रोल करता है। इसकी शेप स्फेरिकल होती है और ओवल इन शेप है, यानी इसका जो शेप है वो स्फेरिकल सी होगी, राउंड बॉल लाइक होगी। तो और जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली का क्या मतलब कि इनके गिर्द क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद है बहुत सारे। ठीक है, और ये किससे मिलकर बनता है, ये आप लोगों के पास फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। फॉस्फोलिपिड्स आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर फॉस्फेट जो है वो किसके साथ ग्रुप कर लेता है, लिपिड के साथ जुड़कर एक चेन बना लेता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स जो है, इन प्रोटीन से मिलकर फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर आपके पास न्यूक्लियस बनता है। सम स्पीशीज हैव वन न्यूक्लियस, कुछ स्पीशीज के पास एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज के पास दो न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो पैरामीशियम के पास क्या है, मोर देन 2 है, या जो है इस तरह से उसके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं। ठीक है, और हाइफी ऑफ द फंगस आप लोगों ने सिनोसिटिक हाइफी और इस तरह से पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 में। ठीक, जिसमें आप लोगों ने प्लांट लाइक और फंजाई लाइक प्रोटोप्लिस्ट पढ़े थे। फंजाई में आप लोगों ने डिस्कशन की थी कि जो हाइफीज हैं उनके अंदर डिफरेंट जगहों पर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद थे। ठीक है, और सेपरेशन भी मौजूद थी, अगर वो सेपरेशन से जो सेपरेट था, और बहुत सारे जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद थे। दो या दो से ज़ायद भी न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और कहीं कहीं एक भी मौजूद होता है। ये आप लोगों के पास न्यूक्लियस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बीच में आप लोगों के पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसमें जो है वो पोर्स भी बने हुए हैं। पोर्स क्या करते हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं, ये आप लोगों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हुए हुए होते हैं। ये पोर्स जो बने हुए हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के साथ अटैच होते हैं, और उनके की वजह से, उनकी अटैचमेंट की वजह से इनकी जो है मटीरियल्स आपस में शेयर हो सकते हैं। ठीक है, अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये पिंकिश कलर में जो आपको नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म है, और जो उसमें डॉट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों के पास ग्रेन्यूल्स मौजूद है। ठीक है, चलते हैं, इसको हम डीपली स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग पार्ट्स। ये आप लोगों के पास इन पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियोलस है। अब देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्म क्या है, और जो आपके पास न्यूक्लियोलस है वो क्या है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर आप लोगों को जो नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटी सी बॉल लाइक है, कि आप लोगों के पास क्या हो जाता है, कि आप लोगों के पास न्यूक्लियोलस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके गिर्द अब आप लोगों को जो है वो न्यूक्लियर पोर्स, ये देखो यहाँ पर आप लोगों को जो नजर आ रहे हैं, पोर्स नजर आ रहे हैं इतने, तो ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं, और इन्हीं पोर्स की वजह से जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट हुआ होता है, या मटेरियल की ट्रांसफेरेंस इन पोर्स के थ्रू होती है। ब्लू कलर का जो लिक्विड आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है जो सेल का सोल्यूशन होता है। ठीक है, सेल का सोल्यूशन हो गया, या सेल के अंदर जो लिक्विड मौजूद है या प्लाज्मा मौजूद है वो आपके पास साइटोप्लाज्म हो जाता है। लेकिन जो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगी, जो प्लाज्मा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे दिया। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, ये इसके गिर्द जो लेयर मौजूद है वो आप लोगों के पास क्या आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, एक एक पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इनसाइड न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप
स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, उसको हमने क्या कह दिया था, न्यूक्लियस कहा था। न्यूक्लियस क्या काम कर सकता है, न्यूक्लियस के अंदर पावर है कि वो राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या हो सकता है कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो सकती है। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं ये भी आप लोगों को पता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। तो मेनली जो इसके अंदर काम हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो काम जो है वो किस तरह से हो सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस भी न्यूक्लियस में हेल्प हो सकती है। उसके बाद आ जाइए ऑन डिवीजन न्यूक्लियोलस डिसअपियर। जब डिवीजन का टाइम आता है, जब सेल के अंदर डिवीजन शुरू होती है तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बीच में जो है वो साइड पे जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से पेरेंट टू पेरेंट जो है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं क्रोमोसोम्स की वजह से, ठीक है। तो जब डिवीजन का वक्त आता है तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। और जब डिवीजन खत्म हो जाती है, जब सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस दोबारा से रीअपियर हो जाता है दोनों सेल्स के अंदर। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जैसे साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल के अंदर, ठीक। प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये किस काम आता है, ये डीएनए की फॉर्मेशन में वर्क होता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो आप लोगों के पास क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस के बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम डीएनए मटेरियल मौजूद है। डीएनए मटेरियल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है, कॉइल्ड बिफोर डिवीजन, ये जब डिवीजन स्टार्ट भी नहीं हुई होती, ठीक है, तो ये किस तरह का होता है, ये कॉइलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही गुच्छों वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन जब डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ये गुच्छों वाला स्ट्रक्चर हो जाता है, ये आपस में उलझे हुए धागों की तरह सा होता है। लेकिन जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होने वाली होती है, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को सुलझाना शुरू कर देते हैं, ये अपने आप को जो है वो सेपरेट करना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके ऊपर जो है वो जीन्स मौजूद होती हैं। जीन्स क्या काम करती हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की ट्रांसफरेंस करवाती है, ठीक है। जीन्स कैसे, डीएनए की एक थ्रेड होती है, थ्रेड के ऊपर क्या है, छोटे छोटे बॉल लाइक नन्हे नन्हे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, वो हमारे पास जीन्स कहलाते हैं। उन जीन्स के अंदर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि पेरेंट्स जैसे दिखते हैं वैसे ही जो है वो अपकमिंग जनरेशन में जो है वो बेबी वैसा ही दिखे। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जीन्स जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, क्योंकि हम कभी ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स की जो नोज़ है वो हमसे मिलती है, हमारे पेरेंट्स की आइज़ हमसे मिलती हैं, लिप्स मिलते हैं, इस तरह से हम जो है क्यों हमारे में लिंकेज आती है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी जीन्स। ये जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, हमारे जो ख़ानदान की इन्फॉर्मेशन है वो हम तक ट्रांसमिट करते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर भी वही कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहे होते हैं, ये सारा काम क्रोमोसोम्स कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद जीन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। Present in pairs and their numbers remain constant generation after generation। अच्छा, ये किसके अंदर मौजूद है, ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स मौजूद है, ठीक। लाइक ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। अब जैसे पेयर्स 2 के पेयर्स, 3 4 पेयर, इस तरह पेयर्स करके मौजूद होंगे। एंड देयर नंबर्स रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जनरेशन में जिस तरह से हर जनरेशन में उतने ही नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रहेंगे। लाइक अगर ह्यूमन की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, हमारे पेरेंट्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, बेबीज में भी, हम में भी, और अपकमिंग जनरेशन जो आएगी उनमें भी क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम्स ही मौजूद होंगे, ठीक है। अगर आप फ्रूट फ्लाई की बात करो, किसी भी प्लांट की बात करो, तो उनमें भी क्या है, जैसे अब हमारे पास प्लांट में आता है कॉर्ड, ठीक है, भुट्टा, इसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं। हर भुट्टे के अंदर जितनी भी चाहे जनरेशन आती रहेंगी, हर जो कॉर्ड है उसके अंदर कितने होंगे, 20 क्रोमोसोम्स ही मौजूद होंगे। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो इनके नंबर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स। इसका जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है, एक हो गया क्रोमैटिड्स और दूसरा सेंट्रोमियर। अच्छा, अब देखें क्रोमैटिड्स क्या होते हैं और सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं। ये आपको बीच में एक बॉन्ड नजर आ रहा है,
थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर की, सॉरी ब्लैक कलर का आपको एक ना बॉन्ड सा नजर आ रहा होगा। इसे सेंट्रोमियर कहते हैं, जो क्या काम करता है, दो क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करता है। ये आपके पास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक इस एंड पर और एक दूसरे एंड पर, इनको क्रोमैटिड्स कहते हैं। और ये क्रोमैटिड्स किसके थ्रू ज्वाइंट हुए हुए होते हैं? ये क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर के थ्रू ज्वाइन हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये बीच में आपको इस तरह से नजर आ रहे होंगे, दो जो है वो सेंट्रोमियर्स मौजूद है, सेंट्रोमियर एक मौजूद है और दो क्रोमैटिड्स को इसने ज्वाइन करके एक हाथ से पकड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों के पास क्या आ गए? क्रोमोसोम्स आ गए। एक क्रोमोसोम आपके पास ये हो गया। अब हमेशा हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कशन की थी कि ये किसकी फॉर्म में मौजूद होते हैं? ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये सिंगल मौजूद नहीं होते। तो ये सिंगल क्या करते हैं, ये पेयर कैसे कन्वर्ट करते हैं कि अभी तो सिंगल मौजूद है जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जब ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो इसने क्या काम किया, जब डिवीजन होना शुरू होती है तो ये अपने ही जैसे पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, अपने ही जैसे क्रोमोसोम की या अपने ही जैसे क्रोमैटिड की कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बनी हुई है, ये आप लोगों के पास इसकी कॉपी बनी हुई है। ठीक है, एक क्रोमैटिड है ये वाला, ये पूरा आपके पास एक क्रोमोसोम हो गया। देखो ये एक क्रोमोसोम है, तभी ये एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन डिवीजन स्टार्ट होने पर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपने जैसे कॉपी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये क्रोमोसोम, ये जो आपके पास क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, ये क्या करता है, अपने ही जैसे क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है, यानी पेयर बनाता है। ऐसा पेयर बनाता है कि दूसरा जो क्रोमैटिड होगा ना, जो दूसरा क्रोमोसोम होगा, वो एग्जैक्टली उसके सिमिलर होगा। ठीक है, ये अपने ही क्रोमोसोम की कॉपी बनाकर उसके साथ इस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं। सही, अच्छा, क्रोमैटिड समझ में आ गए। दो एंड्स जो बने हुए आपके पास इस तरह से, जो दो एंड्स बने हुए वो आप लोगों के पास क्रोमैटिड्स हैं। बीच में वो किससे ज्वाइंट हुए हैं? सेंट्रोमियर से ज्वाइंट हुए हुए हैं। एक क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ डिवीजन अपनी ही कॉपी बना लेता है, इस तरह से वो पेयर बना के कॉपी बना लेता है अपनी, और वो भी दोनों आपस में किस तरह से ज्वाइंट हो जाते हैं, वो भी सेंट्रोमियर से ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से अब वो कितने क्रोमैटिड्स बन गए? इस तरह से दो, ऊपर वाले दो क्रोमैटिड्स हो गए, नीचे वाले भी दो क्रोमैटिड्स हो गए। तो जो कॉपी क्रोमोसोम होते हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहा जाता है। कॉपी क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहा जाता है। एक ऐसा पॉइंट भी होता है, ग्रीन कलर का आपको यहाँ से पॉइंट नजर आ रहा है, सेंट्रोमियर के पीछे एक ग्रीन कलर के जो है वो फाइबर्स भी नजर आ रहे होंगे, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ग्रीन कलर की जो है वो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है सेंट्रोमियर से अराइज होता है, इट इज अराइज फ्रॉम दी सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर कहाँ से अराइज होता है? सेंट्रोमियर से ही अराइज होता है। ये क्या काम करता है? ये डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं, ये उनकी हेल्प करता है, या उनको जो है वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स आप लोग आगे जो है वो जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ोगे तो हम उसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें डिस्कशन करेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स होते क्या हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह से धागे धागे बने हुए। इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर ये क्रोमोसोम्स जो है वो आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये काइनेटोकोर क्या करते हैं? काइनेटोकोर में से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं। इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर दूसरे क्रोमोसोम्स आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। कौन सी जगह से अटैच होंगे? इस सेंट्रोमियर के पॉइंट से ही इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि काइनेटोकोर क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम कैसे डिवीजन करता है। ठीक है, जब सेल स्टार्ट हो जाती है, सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम्स मेक देयर कॉपीज। जो क्रोमोसोम है वो अपनी ही कॉपी बनाना शुरू कर देता है, एंड दे आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, और वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसीलिए उनका क्या नाम रखा था? सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम रखा था। अब देख लो, ये ग्रीन कलर का एक क्रोमोसोम है, ये पिंक कलर का एक क्रोमोसोम है। जब रिप्लिकेशन हो रही है, और ये आपको जो डॉट नजर आ रही है क्या है आप लोगों के पास? सेंट्रोमियर है। ठीक है, इस एंड को भी क्रोमैटिड कहते हैं, इस एंड को भी क्रोमैटिड कहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब आपके पास रिप्लिकेशन हो रही है, रिप्लिकेशन का मतलब क्या है कि ये रिप्लिकेट कर रही है, फिर डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या काम किया, इसने भी अपने ही एक क्रोमोसोम बनाना शुरू कर दिया, और इसने भी यहाँ से अपना एक क्रोमोसोम बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्या बना लिया इन्होंने? एक दूसरे की कॉपी बना ली। देखो, ये वाला एक एंड था ना, एक क्रोमोसोम था, अब यहाँ पर कितने हो गए? दो क्रोमोसोम हो गए, यानी कि इन्होंने क्या कर ली? कॉपी बना ली, एक क्रोमोसोम की कॉपी बन गई। तो इसलिए उन्होंने क्या बना दिया? दो, ये हर तरीके से एक दूसरे से सिमिलर होंगे। इनकी जो है वो फिजिकल बिल्कुल हर चीज़, इनकी एक एक जीन जो इनके ऊपर अटैच है वो सब
सबकी सब एक दूसरे से सिमिलर होगी, जिसकी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, सिस्टर क्रोमैटिड का नाम रखा गया है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है कि ये जो है वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, इनके ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं वो भी सिमिलर है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन इनके कलर की आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी गई है कि देखो कलर्स देखो अलग अलग है, क्योंकि इन्होंने पर्पल वाले ने भी अपनी एक कॉपी बनाकर 2 पर्पल बना लिए। ठीक है, ग्रीन वाले ने भी अपनी कॉपी बनाकर 2 ग्रीन बना लिए, तो इसका मतलब ये क्या बन गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए। अभी ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम थे यहाँ पर, और यहाँ आकर वो क्या बन गए, क्रोमैटिड्स बन गए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स 4 तरह के आप लोगों के पास टाइप्स हैं। पहले आ जाइए मेटासेंट्रिक में। मेटासेंट्रिक में आप लोगों के पास क्या होता है कि ये जो 2 क्रोमैटिड्स लगे हुए हैं, ये क्रोमैटिड्स आपके पास इस तरह से दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं, यानी दोनों इक्वल आर्म्स में। अच्छा, मैं इनको आर्म्स कह लूँ कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, इक्वल हाफ भी कहा जा सकता है। देखो बीच में लगा हुआ है सेंट्रोमियर, और इक्वल लेंथ है किसकी, दोनों आर्म्स की। जब दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है, आर्म्स क्या मतलब, क्रोमैटिड्स, ठीक, जब दोनों क्रोमैटिड्स की लेंथ इक्वल होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब क्या होगा, अगर एक आर्म जो है वो अब एक आर्म अगर छोटा है, ठीक है, एक आर्म या एक क्रोमैटिड अगर छोटा है और वो थोड़ा सा जो है वो इस तरह से कि एक आर्म बड़ा है और दूसरा आर्म छोटा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। आप लोगों की बुक में इसकी रिप्रेजेंटेशन एक एल से भी दी गई है और जे से भी दी गई है। ठीक है, तब उसकी शेप आप बुक में जब ऑब्जर्व करोगे तब आपको डिफरेंट लगेगी, इसलिए मैं यहाँ एल और जे की बात नहीं कर रही। बुक में एल और जे की शेप बनी हुई है, यहाँ पर ये सिंगल है तो मैं इस तरह से बता देती हूँ कि अगर एक आर्म छोटा है, ठीक है, और दूसरा आर्म जो है वो उसके मुकाबले बड़ा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। टीलोसेंट्रिक का क्या, एक्रोसेंट्रिक का क्या मतलब है, ये आर्म और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, सब जो है वो मेटासेंट्रिक के मुकाबले ये आर्म और भी छोटा हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। और जब बिल्कुल सिर्फ एक ही क्रोमैटिड मौजूद होगा सेंट्रोमियर के साथ, एक ही क्रोमैटिड मौजूद हो किसके साथ, सेंट्रोमियर के साथ, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये सेंट्रोमियर है। अगर एक ही क्रोमैटिड मौजूद हो, ठीक है, अगर एक क्रोमैटिड मौजूद हो सेंट्रोमियर के साथ, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो आपके पास चारों टाइप्स आ गई क्रोमोसोम्स की। ये क्रोमोसोम्स की कितनी टाइप्स है भाई, 4 टाइप्स है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक में आप लोग क्या करते हो कि दोनों जो है वो इक्वल क्रोमैटिड्स होंगे, साइज उनका इक्वल होगा क्रोमैटिड्स का। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि एक क्रोमैटिड का साइज दूसरे क्रोमैटिड के साइज से छोटा होगा। एक्रोसेंट्रिक में इसका साइज जो है वो क्रोमैटिड का साइज और भी छोटा हो जाएगा, किससे, सब मेटासेंट्रिक के मुकाबले। और टीलोसेंट्रिक में सिर्फ एक ही क्रोमैटिड मौजूद होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, टीलो। फंक्शन पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। न्यूक्लियस जो है वो एक कंट्रोलिंग सेंटर है, पूरे सेल को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपके पास न्यूक्लियस है। कहीं इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, कहीं से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके आनी है, किस सेल को देनी है, कौन एंडोप्लाज्मिक को देनी है, माइटोकॉन्ड्रिया को देनी है, यानी कि ये क्या करता है, ये एज अ बॉस एक्ट करता है, और ये सबको अपने अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को या अपने अपने बंदों को ये जो है वो कमांड प्रोवाइड करता है, ये उनको ऑर्डर देता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। ठीक है, तो ये जो है वो सेल की जितनी एक्टिविटीज़ है वो कौन कंट्रोल करता है, वो सेल कंट्रोल कर रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर्स, ये क्या कर रहा होता है, ये ट्रांसफेरेंस कर रहा होता है। इनके अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम्स मौजूद है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मौजूद है, जीन्स मौजूद हैं। ये जीन्स क्या करते हैं, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग उनके करेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, उनके इनहेरिटेंस करेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा होता है। आइज का कलर, नोज की शेप, हेयर कलर और हाइट, वेट, ये चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र किसकी वजह से होती हैं, ये इनहेरिडिटरी करेक्टर्स की वजह से ट्रांसफ़र होती है, पेरेंट्स टू देयर जनरेशन। ठीक है, तो इनके अंदर जो डीएनए मौजूद है वही जो है वो हेरिडिटरी मटीरियल के तौर पे एक्ट करता है। डीएनए में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और क्रोमोसोम्स में अंदर क्या मौजूद है, जीन्स मौजूद है। ठीक है, तो ये जो होते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और इसी की वजह से जो है वो जो है जनरेशन में ये चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। आइज कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, नोज हो गई, और आपके पास जो है बॉडी हाइट हो गई, ये चीज़ें जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद आ जाइए, हम लोग चलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज पे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को जानने से पहले ये देख लो कि साइटोप्लाज्म क्या होता है।
जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस मौजूद है, आप लोग के पास ये आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। पहले जो पढ़ा था वो न्यूक्लियस पढ़ा था, यानी कि सिर्फ इतना हिस्सा पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर का क्या पढ़ा था आप लोगों ने, न्यूक्लियोलस पढ़ा था। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ओवरऑल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है वो पूरा ओवरऑल सेल है, इसके अंदर छोटा सा जो राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है वो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं रिप्रेजेंट किया गया, सिर्फ न्यूक्लियस तक दिखाया गया है। ये सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपके पास हो गया न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद होगी वो आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो पार्ट मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ आ गई, न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद है इसे आपने क्या कह दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दिया। सेल के गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद है इसे क्या कह दिया, सेल मेम्ब्रेन कह दिया। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो पार्ट मौजूद है या जो फ्लूइड मौजूद है, जो प्लाज्मा मौजूद है, इसे क्या कहते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स के अंदर की हम अगर एग्जांपल ले लें तो अमीबा की मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूंगी कि जो उसका साइटोप्लाज्म है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर अमीबा है, इसका साइटोप्लाज्म कुछ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर का होता है, क्योंकि अमीबा की जो शेप होती है वो भी क्या होती है स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, एक जो बाहर ये सिर्फ हम लोगों ने क्या बनाया है, साइटोप्लाज्म बनाया है। बाहर की जो ब्रॉड लाइन नजर आ रही है आपको, ये आपके पास हो गया एक्टोप्लाज्म, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक्टोप्लाज्म, और ये क्लियर स्ट्रक्चर होता है। इनर के अंदर जो होता है वो ग्रेन्यूलर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। बाहर वाले एरिया को क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये डॉटेड लाइन है, सॉरी ये क्लियर लाइन होती है, ये मतलब ये क्लियर पार्ट होता है, और बीच में जो आपके पास होता है एंडोप्लाज्म, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे ग्रेन्यूलर पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के, तमाम जो है वो ऑर्गेनेलीज जो मौजूद हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रीजन के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं आपको पता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वेसिकल्स, ये सारी जो है वो इस एंडोप्लाज्मिक रीजन में मौजूद होगी, ठीक है। ये एंडोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इसकी कंडीशन ये, इसको जो सिचुएशन होती है कि ये बार बार जो है वो रोटेट करता रहेगा, ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं करेगा। ये एक जो है वो मूवमेंट दिखाई गई है कि स्ट्रीमिंग एक्टिव मूवमेंट है, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक जो है वो मूवमेंट दिखाई गई है इस डायग्राम के अंदर कि ये मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म। इसकी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक होता है ऑर्गेनेलीज, जैसे आप लोगों के पास अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो कैसे में डिवाइड हो रहा है, वो एक ऑर्गेनेलीज वाला पार्ट होता है जो किसमें मौजूद है, जो आप लोगों के पास एंडोप्लाज्म में मौजूद है, साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में मौजूद है। ये भी एंडोप्लाज्म ऊपर पढ़ के आए हो, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म में क्या चीज मौजूद थी, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनेलीज मौजूद थी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्म में क्या मौजूद है, ऑर्गेनेलीज मौजूद है। तो एक्टोप्लाज्म में क्या मौजूद होगा, एक्टोप्लाज्म में सिर्फ वाटरी सोल्यूशन मौजूद होता है, यानी कि पानी जैसा पानी नुमा जो है वो सोल्यूशन मौजूद होगा। उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, साइटोसोल भी कहेंगे, ठीक है। उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, सेल के सोल्यूशन को साइटोसोल कहेंगे। और उस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, शुगर्स मौजूद हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स मौजूद हो सकते हैं, फैटी एसिड्स मौजूद हो सकते हैं, सॉल्ट्स मौजूद हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हो सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो इस सेल सोल्यूशन में मौजूद होती हैं, जबकि एंडोप्लाज्म में आपके पास ऑर्गेनेलीज मौजूद होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो साइटोसोल भी पता चल गया। ऑर्गेनेलीज जो है वो बहुत सारा वॉल्यूम जो है, मतलब पूरे सेल का जितना वॉल्यूम है वो ज़्यादा जो है ऑर्गेनेलीज का ऑक्युपाई किया होता है, और साइटोसोल जो है वो आपके पास सोल्यूशन है। अब देख लें साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। ये आपके पास आ गया, एक सेल मेम्ब्रेन आ गई, यानी सेल है,
ये ब्लू कलर की लाइन आपके पास सेल मेम्ब्रेन हो गई। पिंक कलर का आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के अंदर येलो कलर का पार्ट जो नजर आ रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। सही। अच्छा, न्यूक्लियस के पास क्या चीज अटैच हुई है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अटैच हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये न्यूक्लियर पोर से अटैच होते हैं और न्यूक्लियस की जो है वो इंफॉर्मेशन क्या है जो है मटेरियल यहाँ से ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ये जो गिर्द में आपके पास ये मौजूद है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। और ये अंदर की तरफ जो मौजूद है जिसमें ऑर्गेनेली भी मौजूद है, नजर आ रही है आप लोगों को। ऑर्गेनेली तो नजर है, सॉरी ऑर्गेनेली तो मौजूद है, लेकिन ऑर्गेनेली के अलावा जो डार्क ग्रीन कलर का पार्ट आपको नजर आ रहा है, ऑर्गेनेली के अलावा, सही, ऑर्गेनेली के जो अलावा आपको डार्क ग्रीन कलर का पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है डार्क ग्रीन कलर का जो एरिया है, ऑर्गेनेलीज के अलावा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो पार्ट नजर आ रहा है वो आपको क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। साइटोप्लाज्म इज द कंपोनेंट ऑफ द सेल सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के गिर्द, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सराउंड हुआ होता है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैला हुआ होता है। और साइटोसोल क्या होता है आपके पास, इज नोन एज द मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का ही मैट्रिक्स है। इट इज सराउंडेड बाय द ऑर्गेनेलीज, और किससे सराउंड हुआ होता है, ऑर्गेनेलीज के से सराउंड हुआ होता है। ठीक है, तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस समझ में आ गया। ये इर्द गिर्द में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जो मौजूद है आपके पास साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के भी दो हिस्से थे, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रीजन में आप लोगों के पास क्या मौजूद है, साइटोसोल मौजूद है, क्योंकि साइटोसोल आपके पास क्या होता है, जो कलेक्टिवली आप कहते हो साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज को अगर कलेक्टिवली आप बोलोगे तो आप उसको एंडोप्लाज्म बोलोगे। ठीक है, और अगर सेपरेट करके बात करोगे तो हम उसे क्या कहेंगे, साइटोसोल वो होता है ऑर्गेनेलीज के अलावा जितना भी फ्लूइड रह जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, साइटोसोल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये आप लोगों के पास एक नेटवर्क है, एक चैनल्स का नेटवर्क है, ट्यूब्स कह लीजिए। इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, फोल्डिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, चैनल कहते हैं आपके पास पूरा एक कंटिन्यूस जो है वो चीज़ चलती आ रही हो। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो डिस्टेंस है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये आप लोगों के पास सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो डिस्टेंस है वो इनकी वजह से कवर होता है, या उनके दरमियान में कौन मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। पीछे भी आप देख के आ चुके हो कि ये आप लोगों के पास क्या बना हुआ है, ये न्यूक्लियस बना हुआ है, राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के साथ क्या मौजूद थे, न्यूक्लियर पोर मौजूद थे। ये उन न्यूक्लियर पोर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ये फोल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप लोगों को नजर आ रही है। इन फोल्डिंग्स के अंदर आप लोगों ने जो है छोटा छोटा रास्ता बना हुआ है जाने के लिए। आप लोगों ने वो बचपन में एक गेम वगैरह खेला होगा, उसमें आप लोगों को इस तरह से जो है वो बॉल को पास आउट करवाना होता था। इस तरह से वो रास्ते बने हुए थे, कहीं से कट होता था, फिर थोड़ा सा रास्ता बनता था, वहां से जाना होता था। तो ये इसी तरह से है, अंदर पूरे जो है वो भूल भुलैया की तरह से रास्ते बने हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनसे जो है वो RNA की जो है वो ट्रांसफेरेंस हो सकती है। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन, ये किससे मिलकर बनते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। पहले भी आप लोग ये डिस्कस कर चुके हो, जितनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज थी वो किससे मिलकर बनती थी, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनती थी। इसीलिए जब ये दोनों कंबाइन होकर हमने बोले हैं तो हमने इनको लिपोप्रोटीन का नाम दे दिया है। ठीक है, दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक आप लोगों के पास आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आप लोगों के पास आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, अब नजर आ रहा है ये आप लोगों के पास जो पिंकिश लाइट पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आप लोगों के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो डार्क पिंक कलर का है वो आप लोगों के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। स्मूथ को जो है वो ए ग्रेन्यूलेटेड भी कहते हैं, यानी इसके ऊपर क्या है, कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है कोई। अब वो ग्रेन्यूल्स से मुताबिक क्या बात है कि ग्रेन्यूल्स कौन से ग्रेन्यूल्स बोले गए हैं, राइबोसोम्स को ग्रेन्यूल्स बोले गए हैं। तो क्या इनके ऊपर कोई राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कोई राइबोसोम नजर आ रहा है, जबकि आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नजर आ रहे होंगे, यानी डॉटेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई डॉटेड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करते हैं और ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ये स्टेरॉइड के सेल्स को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। ठीक है,
ये प्रोटीन सिंथेसिस में बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होंगे, ये वाले जो आपके पास स्मूथ है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। और आपको पता है कि बेसिक फंक्शन ऑफ राइबोसोम क्या है, कि वो क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों के पास प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। जो जब इनके ऊपर राइबोसोम्स ही मौजूद नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये किन सेल्स में वर्क कर रहे होंगे, ये लीवर के सेल्स में वर्क कर रहे होंगे, लाइक स्टोरिंग कर रहे होंगे कुछ फैटी एसिड्स को, ग्लाइकोजेंस की जो है वो स्टोरेज कर रहे होंगे। ठीक है, ग्लाइकोजेंस आप लोगों के पास जो है वो ग्लूकोज इसकी फॉर्म में होते हैं, फैट्स की फॉर्म में होते हैं। इन फैट सेल्स को लिवर के अंदर स्टोर करवाना और इनकी प्रोडक्शन करवाना, ये सारा किसका काम होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हाईली कोटेड होते हैं किससे, राइबोसोम्स के ऊपर। ये आप लोगों के पास जो डार्क पिंक कलर का पोर्शन आ गया, ये क्या कर रहा होता है, ये इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स मौजूद हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। पूरी इसकी सरफेस जो है वो राइबोसोम्स से भरी हुई होती है। तो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज में जैसे आप लोगों के पास स्लेवरी ग्लैंड्स जो है वो मेमेलियन स्लेवरी ग्लैंड की अगर यहाँ बात की जाए तो स्लेवरी ग्लैंड में क्या मौजूद होता है, आप लोगों को पता है, अमाइलेज एक एंजाइम है। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम है और एंजाइम्स जितने भी हैं वो सारे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ हो रही होगी, ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होगी। पेनक्रियास के अंदर एक पेनक्रियाटिक जूस होता है। ठीक, पेनक्रियाटिक जूस मौजूद है। ये भी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स ये एंजाइम्स किससे मिलकर बनते हैं, ये एंजाइम्स की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल प्रोमिनेंटली जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स होंगे वो प्रोटीन से मिलकर बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास पेनक्रियाज में एक और एग्जांपल आ जाती है। पेनक्रियाज में आप लोगों के पास आप इंसुलिन को जानते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज में एक जो है हार्मोन बनता है, हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ठीक है, इस इंसुलिन, अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि हार्मोन्स जो है वो किससे बनते हैं, वो भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और इंसुलिन भी क्या होती है, प्रोटीन की से मिलकर बनती है। इसकी वजह से क्या है, जो भी आपके पास स्लेवरी ग्लैंड में काम हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ही काम हो रहा है। जितने एंजाइम्स बन रहे हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसिस से हो रहा है। ठीक है, तो ये उन जगहों पर मौजूद है, कौन कौन सी जगहों पर, स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर और पेनक्रियाज के अंदर। इसके अलावा आप वापस इसके फंक्शंस देख लीजिए कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये पहला फंक्शन इनका यही आ जाता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ठीक है, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, यानी कि इनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट किस में होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस में होती है। इसके अलावा ये लिपिड की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स की सिंथेसिस भी करवाते हैं। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दी हार्मफुल ड्रग्स। हार्मफुल ड्रग्स क्या होता है, अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मकसद होता है, आप लोगों की बॉडी में एक कंपोनेंट बनता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। आपकी बॉडी क्या करती है, इस सब्सटेंस को तोड़ देती है H2O में, पानी में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दोनों यूजफुल सब्सटेंस हो गए। अगर किसी हार्मफुल सब्सटेंस को यूजफुल सब्सटेंस में तोड़ा जाए या उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए हार्मफुल सब्सटेंस को यूजफुल सब्सटेंस में, तो उसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हार्मफुल ड्रग्स की, तो ये बहुत सारी जो हार्मफुल ड्रग्स बॉडी में प्रोवाइड की जाती हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी उन हार्मफुल ड्रग्स को यूजफुल में कन्वर्ट कर देता है। प्रोवाइड पैसेज फॉर RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इसमें आप लोगों ने देखा था न्यूक्लियर पोर मौजूद था। ठीक है, RNA की सिंथेसिस कहाँ होती है, जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। सही, अब न्यूक्लियस से RNA की जो पैसेज है, जो मतलब न्यूक्लियस से RNA किस तरह बाहर जाएगा, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। तो ये जो है वो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं किसको, RNA को, ताकि वो न्यूक्लियस से जा सके साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ये क्या होते हैं, एंजाइम्स कंटेन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब जो है वो एंजाइम्स भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। स्ट्रक्चर वर्क ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, और ये सेल का एक फ्रेमवर्क बना रहा है, स्ट्रक्चर कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को एक जगह दे रहा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, अपनी जगह दे रहा होता है राइबोसोम्स को, ताकि वो उसके ऊपर रह सके। ठीक है, तो इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं राइबोसोम्स के लिए, ताकि जो है वो राइबोसोम्स उनके ऊपर अटैच होकर रह सके। तो जो है आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।